पहलगाम के आतंकवादियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। टेक्निकल सर्विलांस और इंटेल के जरिए सुरक्षा बल उनके करीब पहुंचते जा रहे हैं। एजेंसियों के हाथ तमाम अहम सुराग भी लगे हैं। आज के शो में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन पर अब तक उपलब्ध पब्लिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। पब्लिक जानकारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ तुर्रम खां आकर कहते हैं कि आप इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हैं। हम उनको और बाकी दर्शकों को बता दें, लल्लन टॉप शो में या लल्लन टॉप पर सिर्फ वही जानकारी साझा की जाती है जो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बताई गई है, ताकि किसी भी ऑपरेशन की सेंसिटिविटी पर कोई आंच ना आए। हमें ना किसी किस्म की जल्दबाजी है, ना हमारे पास व्यूज़ हासिल करने का ये इकलौता तरीका है। लल्लन टॉप का कंटेंट आपको वैसे भी पर्याप्त पसंद है और व्यूज़ की चिंता हमें नहीं करनी पड़ती है। बहरहाल आगे की बात, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड की कुंडली भी सामने आई है। वो आतंकवादी जो कभी पाकिस्तानी सेना में कमांडो हुआ करता था। इन सब से इतर दिल्ली में आज पहली बार प्रधानमंत्री भारतीय सेना के तीनों अंगों के मुखिया से मिलते हैं और एक लंबी मीटिंग होती है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक वीडियो भी जो पहलगाम से आया और नए सिरे से उसने एनआईए की पूछताछ में कुछ एंगल जोड़े। बात राष्ट्रीय एकता को चल रही सियासत पर भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की एक मौजूद टिप्पणी पर। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Hire American Pistachios and Candid. कश्मीर के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फुल स्विंग में है। सैकड़ों संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। ड्रोन, एआई सर्विलांस और स्थानीय लोगों की मदद से पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों को घेरा जा रहा है। इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर एक ही नाम है, हाशिम मूसा, जो पाकिस्तान की फौज का एक्स कमांडो है और जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले दिल्ली से कुछ ज़रूरी अपडेट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। हमले के बाद पहली ऐसी मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। और इसके पहले केंद्रीय गृह सचिव, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें अर्धसैनिक बलों और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की मुखिया शामिल हुए। इन बैठकों में हुई चर्चा के मुख्य निष्कर्ष बता रहे हैं साथी पत्रकार। इस बैठक में क्या हुआ, प्रधानमंत्री बोले कि भारतीय सेनाओं की क्षमताओं पर पूरे देश को भरोसा है और हमारा ये राष्ट्रीय संकल्प है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए। जो जरूरी बात उन्होंने कही वो ये कि सेनाएं ये तय करें कि वक्त क्या होगा, जगह क्या होगी और कार्रवाई किस तरीके होगी। ये तय करने का अधिकार पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने सेनाओं को दे दिया है। प्रधानमंत्री का बयान ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आशंका जताई जा रही है कि अगर हम किसी तरीके का एक्शन लेते हैं, भारतीय सेनाएं किसी तरीके का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेती हैं, तो किसी बड़े स्तर पर एक युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा 2016 की चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की एयर स्ट्राइक हो, भारतीय सेनाओं ने बार बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है ना। एक छोटी सी अपडेट और आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात की अभी बहुत ज़रूरी जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन यही सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसी के इर्द गिर्द ये मुलाकात हो रही है। बैक टू स्टूडियो। That's the power of pistachio. उधर कश्मीर में आतंकियों की तलाश में भारतीय फौज, खासतौर पर राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान कंबाइंड ऑपरेशन चला रहे हैं। अनंतनाग की पहाड़ियों और जंगल के चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद हैं। अधिकारियों का मानना है कि आतंकवादी यहीं कहीं छिपे हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए महेंद्र सिंह मरनाल और दीप्तिमान तिवारी ने एक रिपोर्ट की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बताया कि आतंकियों को घेरने के लिए टेक्निकल सर्विलांस यूज किया जा रहा है। साथ ही पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों से भी मदद ली जा रही है। इन सबके बीच कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। 1.5 साल पहले इन आतंकवादियों ने सांबा कठुआ क्षेत्र के जरिए भारत में घुसपैठ की थी। उसके बाद ये पुंछ, राजौरी और बारामूला के इलाके में ऑपरेट कर रहे थे। अगस्त 2023 में इन्होंने आर्मी जवानों पर पुंछ में पहला बड़ा हमला किया, ऐसा संदेह है एजेंसीज को। इसके बाद मई 2024 में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें एयरफोर्स जवान की शहादत हुई। एजेंसियों का मानना है
मानना है कि उसमें भी यही आतंकी शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी इलाके में भी एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हुए थे और उसमें भी इन्हीं आतंकियों के मॉड्यूल के होने की आशंका है। इस दौरान ही इस बात की जांच शुरू हुई कि ये आतंकी घुसे कैसे। रपटों के मुताबिक तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकारियों को हीला हवाले के लिए फटकार भी लगाई थी और तभी जांच फोकस हुई थी पाकिस्तानी आतंकवादी मूसा के ऊपर। यह एजेंसियों की रडार पर आ गया था, पर तब उसे ट्रेस नहीं किया जा पाया। इसके बाद और क्या पता चला, ये कि मूसा खास तौर पर गैर कश्मीरी सिविलियंस को निशाना बना रहा है और सुरक्षा बलों को। इसका एक और प्रमाण मिला अक्टूबर 2023 में, जब सोनमर्ग में एक टनल में हमला हुआ जिसमें 7 मजदूर मारे गए। इसके बाद मूसा के बारे में और जानकारी जुटाई गई। वो पाकिस्तानी सेना में कमांडो रह चुका है, मॉडर्न वॉरफेयर में, जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड है और लैंडमाइन बिछाने में भी एक्सपर्ट है। पहलगाम हमले के बाद पीड़ितों को सबसे पहले मूसा की ही तस्वीर सुरक्षा बलों ने दिखाई थी और पीड़ितों ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये तस्वीर सुरक्षा बलों के पास कहां से आई? पहले से मौजूद थी, क्योंकि लश्कर का एक आतंकवादी था जुनैद अहमद भट्ट, उसके फोन में ये तस्वीरें मौजूद थी। भट्ट को सुरक्षा बलों ने दिसंबर 2024 में एक ऑपरेशन में मार गिराया था। जुनैद के फोन से और भी आतंकवादियों की तस्वीरें मिली थी, जिसमें पहलगाम का एक और हमलावर आदिल हुसैन ठोकर और तलहा भी शामिल है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलहा, ठोकर और मूसा पर 20-20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। और जो कई स्वतंत्र टिप्पणीकार कह रहे थे कि इतने जल्दी कैसे पता चल गया एजेंसीज को कि हमला किसने किया है, वो ऐसे ही पता चला क्योंकि वो संदिग्धों में पहले से ही था और पीड़ितों ने फोटो देखकर फौरन उसे पहचान लिया। मूसा के बारे में कुछ और भी जानकारियां सामने आई हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ये एक अलग अखबार है, इसमें मुकेश रंजन की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ने के बाद वो लश्कर में शामिल हो गया। उससे पहले आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी में था और उसने ही मूसा की एंट्री आतंकी संगठन में करवाई थी। उसे घाटी में मौजूद करीब 14 ओवरग्राउंड वर्कर्स, ओजीडब्ल्यू बोलते हैं, इनके संपर्क में रखा गया। ये आतंकी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। ओजीडब्ल्यू पाकिस्तान से आए आतंकियों को तरह तरह का सपोर्ट देते हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं की मदद से अभी मूसा समेत बाकी आतंकी सुरक्षा एजेंसियों से बचने में सफल रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क को चलाने में पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का रोल क्या होता है, ये समझते हैं। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ इंडियन स्टडीज की वेबसाइट पर एक रिसर्च पेपर है, शीर्षक पाकिस्तान आर्मी एंड टेररिज्म एंड अनहोली अलायंस, यानी पाकिस्तान की फौज और आतंकवाद का नापाक रिश्ता। इसमें बताया गया कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के सरगना सोवियत अफगान युद्ध के समय से ही पाकिस्तानी सैनिकों को अलग अलग आतंकी संगठनों में भर्ती कराने में जुटे हुए हैं, यानी ये मॉड्यूल 45 साल से ज़्यादा पुराना है। इसके लिए एक पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। देखा जाता है कि कोई सैनिक कट्टरपंथ की तरफ झुका हुआ है या नहीं। अगर कोई सैनिक स्किल के लेवल पर एडवांस होता है तो उसे रेडिकलाइज किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद तरह तरह के लाभ भी दिए जाते हैं। ये सरगना भारत विरोधी सेंटिमेंट्स का भी फायदा उठाते हैं। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं एक्सपर्ट। तो साउथ पंजाब जहां से लश्कर तैयबा और जैश अपने टेररिस्ट रिक्रूट करते हैं, उसी इलाके से, उसी सोसाइटी से, समाज से पाकिस्तानी आर्मी अपने जवान रिक्रूट करती है। तो आप एक ही ऐसे सोसाइटी से आते हैं जहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन अपने पीक पर है, तो वो डेफिनेटली वो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का बैगेज तो लेकर के आते हैं। फिर जो आर्मी के अंदर जो इनकी ट्रेनिंग जो होती है शुरू से, उसके अंदर इनको ये कूट कूट कर सिखाया जाता है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी पर बनाया था और ये एक इस्लामिक मुल्क है। जैसा कि अभी जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ये एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना है। तो इनका रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन, एंटी इंडिया हेट्रेड तो वही ट्रेनिंग से शुरू हो जाती है। तो आपने मेंटल और आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहीं से क्रिएट करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात ये कि जो कई सारे जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, जमात इस्लामी, देवबंदीज वगैरह, इनका पाकिस्तान आर्मी के अंदर डीप पेनिट्रेशन है। कई सारे लोग इनके हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं, देवबंदी से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका जो तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात का किस्सा ये कि वो एक देवबंदी एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है और यूरोप के अंदर जो तकरीबन 80% जिहादिस्ट का बैकग्राउंड तबलीगी जमात का होता है। इनका एक जनरल जावेद नासिर जो आईएसआई के चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर, वो खुद तबलीगी जमात से थे। और उसके अलावा बेनजीर भुट्टो को मारने की साजिश में कई सारे सीनियर, मतलब एक तो जनरल रैंक के ऑफिसर थे और कई सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, वो इसमें शामिल थे, बड़े रेडिकलाइज थे।
इनफैक्ट इवन मुशर्रफ को मारने के अंदर भी कई सीनियर आर्मी ऑफिसर्स तक इनके जो है वो शामिल थे। तो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन तो पहले से इनके अंदर है। दूसरा तरीका इनका इन्वॉल्वमेंट का क्या है कि जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रेज करते हैं जैसे कि लश्कर और जैश वगैरह, तो अपने ऑफिसर्स को उनका हैंडलर बना करके अपॉइंट करते हैं। इनके जो मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं, कर्नल रैंक के जो होते हैं, जब सूबेदार रैंक के होते हैं, वो बेसिकली इनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इनकी ट्रेनिंग वो लोग करवाते हैं। इनकी जो स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं वो इन जिहादियों की ट्रेनिंग करवाते हैं। कई बार इनके साथ जाके लड़ते भी हैं। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स भी कश्मीर में आकर के लड़े हैं। उका पारे जो इखवानी था उसको मारने के लिए पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन आया था जो कश्मीर के अंदर लड़ा। और अभी जो लेटेस्ट जो रिसेंट एनकाउंटर्स हो रहे हैं फौज के, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में टेररिस्ट के, उनमें कई सारे पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं जो हाईली ट्रेंड हैं, तो वो उस लेवल पर भी एसोसिएट होते हैं। एक तरफ इन आतंकियों को जंगलों में घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ इन्हें मिली स्थानीय मदद की आशंका में सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। सुरक्षा बल घर घर जाकर सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सामान की जांच हो रही है। 175 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ मुजम्मिल नाम के एक जिपलाइन ऑपरेटर से भी हो रही है। वही है जो 28 अप्रैल को वायरल हुए एक वीडियो में दिखा। वीडियो आपकी नज़रों से शायद गुजरा हो, सार बता देते हैं। मुजम्मिल एक टूरिस्ट को जिप लाइन से जोड़ता है और उसे नीचे खिसकाने से पहले अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। जैसे ही टूरिस्ट की यात्रा शुरू होती है, ठीक उसी वक्त आतंकी ज़मीन पर फायर खोल देते हैं और ये वीडियो टूरिस्ट के फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। नीचे चल रहे जनसंहार से बेखबर टूरिस्ट हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है, जबकि नीचे लोग बदहवासी में भाग रहे हैं और बेदम होकर ज़मीन पर भी गिर रहे हैं। इस टूरिस्ट की पहचान ऋषि भट्ट के तौर पर हुई है। भट्ट गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। जब वीडियो सामने आया तो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात की। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। भट्ट की प्रतिक्रिया आते ही मुजम्मिल पर आरोप लगने लगे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि संभवतः उसे इस हमले के बारे में पता था। फिर जानकारी आई कि NIA ने पूछताछ की। 23 अप्रैल के दिन ये पूछताछ हुई। मुजम्मिल इस समय पहलगाम पुलिस स्टेशन में है। उधर कश्मीर के स्थानीय नेताओं का कहना है कि जिपलाइन ऑपरेटर अक्सर इस तरह से ईश्वर का नाम लेते हैं, क्योंकि जिपलाइन से किसी को सैर कराना एक रिस्क का काम है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा ने मुजम्मिल के भाई से बात की। उन्होंने मुजम्मिल को निर्दोष बताते हुए कुछ दावे किए। उनको पूरा पता भी नहीं था। वो जिपलाइन जब राइड कर रहे हैं तो वो उनको छोड़ रहा है, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं है। आप वीडियो में देख लीजिए एक बारी सर, क्योंकि वो बेक खुद ही जा रहा है। बेक वो खुद आराम से बैठ के है वहाँ पे सर। अच्छा जी। जब हमला हुआ था उसको पूरा पता नहीं था। वो वहीं से घुस गया, ऊपर से नीचे आया, डायरेक्टली फास्ट आया, घर भाग गया था। हाँ, भाग गया वहाँ से, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था सर जी। अरे कैसे नहीं पता, सामने से गोली चल रही थी। सामने से गोली चल रहा है, हर कोई चल रहा है, घर तो वो भी चल आया। जब जैसे हर कोई भाग रहा है तो वो भी भाग रहा है सर। इनको पता ही नहीं है यहाँ का कल्चर। यहाँ पर जब भी कोई मुसीबत आ जाती है, भूचाल आ जाए, तो अल्लाह अकबर तो कश्मीरी की जबान से निकलता है। कोई इंसिडेंट हो जाए तो अल्लाह का नाम निकलता है। लेकिन अपने फेलियर को कवर करने के लिए ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। और कॉमन कश्मीरी वुड ऑलवेज क्राई आउट लाउड बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर इफ समथिंग हैपन। ये हम लोगों को पता है, इनको नहीं पता है। इधर मुजम्मिल के भाई के बयान आए और उधर NIA की पूछताछ से जुड़ी शुरुआती जानकारी भी। NIA अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लगता नहीं कि मुजम्मिल का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है। अरविंद की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि अल्लाह अकबर बोलना एकदम स्वाभाविक था, जैसे दूसरे धर्मों में भी रिस्की काम करने से पहले ईश्वर का नाम लिया जाता है। हालांकि मुजम्मिल से पूछताछ अभी जारी है। गोलियों की आवाज़ आने के बाद भी मुजम्मिल ने भट्ट को क्यों छोड़ा, इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं। बात बयानों की हो रही तो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों का रुख करते हैं। आतंकी हमले को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। शुरुआत RJD और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने की, फिर कांग्रेस ने भी इसमें अपना नाम शुमार कराया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 अप्रैल की देर रात इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा एकजुटता दिखाने के लिए ये करना जरूरी है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकजुटता की बात की। दूसरी तरफ उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हुआ। इसमें पार्टी ने सीधे PM मोदी पर निशाना साधा। एक फोटो डाली जिसमें एक शख्स कुर्ता पैजामा पहने हैं, सर नहीं दिख रहा, हाथ पैर भी गायब। कैप्शन दिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। बीजेपी और सहयोगी दलों ने इस पोस्ट को मुद्दा बनाया और कहा कि यह तस्वीर कांग्रेस की सर तन से जुदा वाली सोच दर्शाती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा
आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई। प्रधानमंत्री देखिए, सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? प्रतिक्रियाओं से इतर सरकार के स्तर पर भी कुछ फैसले सामने आए और कुछ संभावनाएं। मसलन भारत सरकार पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने पर विचार कर रही है। इसकी सुगबुगाहट तब हुई जब टीडीपी नेता और देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का बयान आया। उन्होंने कहा सरकार हालात का जायजा ले रही है और एयरलाइंस के साथ मिलकर समाधान ढूंढ रही है। भारतीय स्पेस बंद होने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे सिंगापुर, थाईलैंड जाने के लिए चीन या श्रीलंका के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे पीआईए को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसी तरह का नुकसान इंडियन एयरलाइंस को भी हो रहा है पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के चलते। इससे पहले साल 1971 में भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया था और इसकी वजह से 71 के युद्ध में भारत को एक बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि पाकिस्तान जो समय पूर्वी पाकिस्तान था और आज बांग्लादेश, वहाँ पर तेज़ी से अपना मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था और तब पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते उड़ान भरता था। रिपोर्ट्स की माने तो भारत पाकिस्तानी जहाज़ों को पानी के अपने बंदरगाहों पर रुकने से रोकने पर भी विचार कर रहा है, यानी एयर और वाटर नेविगेशन में बाधा। इससे पहले AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से कहा कि पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद करनी चाहिए और हैकर्स की मदद से एक बड़ा साइबर हमला भी करना चाहिए। दिल्ली से वापस जम्मू कश्मीर का रुख करते हमने आपको बताया कि आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के सिलसिले में 9 आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए। इन सब के बीच कुछ शिकायतें भी आई स्थानीय लोगों की कि कार्रवाइयों के चलते आसपास के घरों को भी नुकसान हो रहा है। नेताओं ने भी कहा कि निर्दोष को सजा ना मिले, क्योंकि पहली बार घाटी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और पूरे देश के साथ है। केंद्र सरकार ने इन बातों का संज्ञान लिया। अब जानकारी आई कि ध्वस्त करने की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इन सब आशंकाओं के बीच कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है और जो संवेदनशील पर्यटक स्थल अभी भी चालू हैं, वहां एंटी फेदाइन दस्ते सेनाओं के सुरक्षा बलों के तैनात किए जा रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे इलाके भी टूरिस्ट के लिए अभी खुले रखे गए हैं। इन सब के बीच देश विदेश से सैलानियों का आना एक संकेत है कि आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और कश्मीर में नॉर्मेल्सी और तरक्की लौटेगी। शुरू में हमने न्यूज सुना जब हम ट्रैवलिंग में थे कि पहलगाम में अटैक हुआ है, तो हमारा प्लान पहला था कि कैंसिल करें। और बाद में सोचा कि ये हमारा देश है, हमारे देश में डरेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? तो हमारे देश में डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे 5 दिन पहले आए हैं घूमने को, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम घूम रहे हैं, कोई बंद नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से कश्मीर घाटी मुख्य धारा में आ रही थी। पर्यटन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज फल फूल रही थी, इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा असफल हो रहा था। टूरिज्म को झटका न लगे, इसके लिए अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक संयुक्त अभियान शुरू करने की योजना बना रही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से अपील की कि वे कश्मीर के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी हटाएं, क्योंकि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार से जुड़े विधायक तनवीर सादिक ने भी कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड और टूरिज्म इंडस्ट्री से संपर्क कर रही है। कुछ एक्टर्स पहुंचे भी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, मसलन अतुल कुलकर्णी और सुनील शेट्टी। उन्होंने कहा आप कश्मीर की यात्रा रद्द न करें। अतुल कुलकर्णी खुद भी पहुंचे। इन सबसे इतर एक और पहलू इस समस्या का सामने आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के कुछ नागरिक, सरकार का एक अल्टीमेटम था, पर ये नागरिक अपील कर रहे हैं कि उन्हें कुछ रियायत मिले। ये वो हैं जिनके सीमा के इस पार या उस पार शादी के रिश्ते हैं।
बहुत मुश्किल हो रही है, दिल नहीं चाह, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। मदर का इंडियन पासपोर्ट है और हम सबका पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो कितनी मुश्किल है मम्मी के बिना? बहुत मुश्किल है, दिल टूट गया है सर। हम जानते हैं कि दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को दिए वीज़ा रद्द कर दिए। 29 अप्रैल वतन वापसी की प्रक्रिया की डेडलाइन है। ऐसे में लोग वापस लौट रहे, पर साथ में कुछ पीड़ा की गठरी भी है, अपनों के छूटने का गम। ऐसी एक भारतीय नागरिक है रुखसार, उनके 4 बच्चे हैं, चारों की नागरिकता पाकिस्तानी है। अधिकारियों ने उन्हें सरहद पार करने से रोका, बच्चों को जाने दिया। 13 साल बाद आई हूँ भाई, मैं अपने माँ बापों से मिलने के नहीं आई थी मैं। तो आपके बच्चे चारों पाकिस्तानी, आप इंडियन हैं? जी। तो अब आपको नहीं जाने दिया जा रहा, तो कितनी मुश्किल होगी आपके लिए? भाई बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद बच्चों का साथ है, मैं क्या करूँ, कोई हाल ही नहीं है तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। इसी तरह की कहानी पाकिस्तानी नागरिक इरम की भी है, जिनकी शादी भारत में हुई, पिछले 10 साल से भारत में थी। बच्चों और पति को भारत छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ा। गवर्नमेंट को थोड़ी कोई असर पड़ेगा, हम परेशान हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो सब अपने घरों में, उनकी तो फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज हर्ट हो रही हैं, हम अपनी फैमिली से जो अलग हो रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों सजा मिल रही है और कोई सुनवाई नहीं है। इन मानवीय समस्याओं का समाधान तभी निकलेगा जब पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज आए। उधर भारत सरकार भी केस टू केस बेसिस पर विचार कर रही है, लेकिन इस तरह की मानवीयता से पहले जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देश में सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। हालांकि सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो जासूसी में क्या समस्या है। राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच की। बेंच पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिकाएं 2021 में दाखिल हुई थी। इल्जाम था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान तकरीबन 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की। इसमें पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पक्ष विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। बेंच की टिप्पणी से पहले याचिकाकर्ताओं की तरफ से सवाल उठा। सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने पूछा, क्या सरकार के पास पेगासस था और क्या वो इसका इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल इन याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखने के लिए कमेटी बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पेगासस इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले हैं उन फोन्स ने जिनका कमेटी ने एग्जामिनेशन किया। याचिकाकर्ताओं ने बाद में इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा और कहा, आतंकवादियों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल करना गलत है क्या? आतंकवादियों की निजता, प्राइवेसी नहीं होती। इस पर जस्टिस कांत बोले कि एक नागरिक के पास प्राइवेसी का हक है और इसकी रक्षा संविधान करता है। आतंकवादियों का केस अलग है। अगर इस संबंध में नागरिकों की कोई शिकायत है तो सुनवाई की जा सकती है। बेंच ने यह भी कहा कि पेगासस पर रिपोर्ट पब्लिक करने का सवाल ही नहीं उठता। अगली सुनवाई 30 जुलाई को। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से ही। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। संजीव भट्ट, जिनकी पत्नी श्वेता भट्ट ने साल 2012 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था। भट्ट हिरासत में हुई मौत के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें इस सजा को सस्पेंड करने के लिए वो पहुंचे थे कोर्ट। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, हम संजीव भट्ट को बेल देने के इच्छुक नहीं है। उनकी याचिका खारिज की जाती है। हालांकि इससे मामले की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। ये मामला तकरीबन 35 साल पुराना है। उस वक्त संजीव भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे। 30 अक्टूबर 1990 को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के भारत बंद के आह्वान के बाद जामनगर में दंगे हुए। इस दौरान पुलिस ने करीब 133 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से एक थे प्रभुदास वैष्णानी। रिहाई के बाद 18 नवंबर 1990 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई अमृत लाल ने संजीव भट्ट समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ टॉर्चर के आरोप लगाए। 1995 में भट्ट और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिरासत में मौत का मामला दर्ज हुआ। इसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल भी शामिल थे। जामनगर की सेशन कोर्ट ने भट्ट और एक अन्य पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया, उम्र कैद की सजा दी। इसको लेकर भट्ट पहुंचे गुजरात हाई कोर्ट। वहां अपील में क्या हुआ, कोर्ट ने जनवरी 2024 में अपील खारिज की, सजा बरकरार रखी और इसके बाद संजीव भट्ट ने
सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किए। सजा निलंबन के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। तीसरी सुर्खी, इसमें हम बात करेंगे कनाडा में हुए चुनाव की, जहां चौंकाने वाले नतीजे आए। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। मार्क कार्नी को भारत का समर्थक माना जाता है, हालांकि वो बहुमत के आंकड़ों से कुछ दूर हैं। कनाडा में 343 सीटों वाली संसद है। सरकार बनाने के लिए 172 चाहिए। कार्नी की लिबरल पार्टी 165 सीटों पर जीती है, यानी उन्हें सरकार चलाने के लिए कुछ छोटी पार्टियों का समर्थन लेना होगा। उधर कंजर्वेटिव पार्टी, जो विपक्षी पार्टी, उसके नेता पियरे पोलिवरे ने हार स्वीकार कर ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्नी को बधाई दी और कहा, भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के प्रति निष्ठा के रिश्तों से जुड़े हैं। एक और अपडेट, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के नेता जगमीत सिंह बर्नाबे सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए हैं। जगमीत की छवि खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी की है। उन्होंने हार स्वीकार की और एनडीपी के नेता के तौर पर भी इस्तीफा दिया। उनकी पार्टी 7 सीटों पर आगे है। इन चुनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड वॉर की भी छाप दिखाई दी। आपकी अगर दिलचस्पी है कनाडा चुनाव के बारे में, तो आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी का आज का शो जरूर देखें। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।